सचिन जी, स्वागत है आपका। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या राय है आपकी? 27 फरवरी का हाईएस्ट लेवल निफ्टी पर और 23 जुलाई का हाईएस्ट लेवल बैंक निफ्टी पर। गुड इवनिंग शैल जी। यहाँ पर सुबह भी हमने सीएनबीसी आवाज पे यही बात की थी कि जिस तरीके से आज का रुझान है ज्यादा एम्फेसिस बैंक्स पे ही देना चाहिए। उसी लिहाज से 23,000 तक का हमने एक टारगेट एक्सपेक्टेशन रखी थी इंट्राडे के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये सेशन पैन आउट हुआ है, मुझे लग रहा है आगे जाके कल के सत्र में भी वापस बैंक्स ये काफी लाइमलाइट में रहने चाहिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है। अगर हम बैंक निफ्टी का ही डेटा देखें तो वहां पर एक काफी क्रिटिकल लेवल था 22,500 और उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से उसने सुबह का रुझान रखा था। और जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बेल्ट होल्ड फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इनहेरेंट स्ट्रेंथ बुल्स के हाथों में ही है। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन होगी इस पर्टिकुलर मोमेंटम को कंटिन्यूड रहने की कल के सत्र में भी। तो यहाँ पे क्लियरली बैंक निफ्टी में ही एक रुझान अच्छा है जहां पर ट्रेड सेटअप भी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। सो 23,700 23,300 ये दो लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। 22,530 यहाँ से होगा स्टॉप लॉस। एंड जिस तरीके से ये मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ही ये पर्टिकुलर लेवल्स अचीव होने चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी निफ्टी का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर जरूर एक अपमूव है बट काफी ग्रेजुअल है। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर रेंज प्लेस्ड है, कल के सत्र के लिए स्पेशली 11,500 एक काफी निर्णायक लेवल होगा। अगर ये लेवल इनिशियल गैप ऑफ ओपनिंग में ही अगर ब्रीच हो जाता है तो 11,550 555 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। इन आइदर केस मुझे लग रहा है यहाँ पर बाइंग पे ही फोकस रखना है। अगर डिक्लाइन मिलता भी है तो आपको अक्यूमुलेट करनी चाहिए निफ्टी 11,450 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये आपको दो राय मिल रही हैं उस हफ्ते के लिए जो कि अगस्त की मंथली एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता है। 27 अगस्त को आपको ये एक्सपायरी सिमटती हुई दिखेगी। आपकी अपनी 2 स्टॉक पिक्स सचिन जी, और फिर इस डिस्कशन को जरा बढ़ाते हैं सुमित जी की तरफ। शैल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे ही फोकस रखना है। एंड जिस तरीके से बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर रहा है, एक काफी अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन किया था। पिछले 3 हफ्तों से एक अच्छा कंसोलिडेशन भी नजर आया था स्टॉक में, बट जिस ब्रेकआउट मोमेंटम की जरूरत थी, मुझे लग रहा है आज के सत्र में वो नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर इसका डेरिवेटिव डेटा भी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स अराउंड 3630 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है जो 3440 के आसपास का। तो एनी डिक्लाइन टुवर्ड्स 3480 3485 शुड बी यूज्ड टू अक्यूमुलेट। और जो सेकंड काउंटर है वो भी बैंक ही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में जिस तरीके से एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज हुआ था, उस स्क्वीज से मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट अभी यहाँ पर कॉन्फिडेंटली एस्टैब्लिश हो रहा है। 450 एक काफी अहम लेवल है ऑप्शन राइटर्स के लिहाज से। और जिस तरीके से यहाँ पर क्लोजिंग सेट हुई है, मुझे लग रहा है ये जैसे ही लेवल ब्रेक हो जाता है, काफी बड़ी मोमेंटम यहाँ पर अनलॉक होगी अगले कुछ दिनों में। तो 470 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर एक्सिस बैंक में भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है, 444 के आसपास रखना है आपको। जो इंट्राडे स्विंग्स थे वहां पर मुझे लग रहा है उसके नीचे अगर स्लिपेजेस आ जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पर मोमेंटम डिस्टॉर्ट होगा। बट जिस तरीके से ओवरऑल सेक्टर परफॉर्मेंस है एंड स्ट्रक्चर्स है, एक्सिस बैंक में भी खरीदारी करने की सलाह होगी 470 के लक्ष्य के लिए 444 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए सचिन जी, आपने 2 बहुत ही उम्दा काउंटर्स चुने हैं, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आप 200 डीएमए को फिलहाल ब्रीच होते हुए देख रहे हैं। मैं कुछ आपसे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर राय लेता हूं। अगर आप संक्षिप्त में जवाब देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम बहुत स्टॉक्स कर पाएंगे। आरआईएल पर अपनी राय दीजिए सचिन जी। रिलायंस पर आपने आज बहुत अच्छा मूवमेंट देखा। 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक कम से कम रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर आपको बुल्स के फेवर में आता हुआ दिखता है। कल क्या कीजिएगा आरआईएल में? डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए और ऐड भी करनी चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से 2140 एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल के सत्र के लिए। बट जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 2210 तक जगह ओपन है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग्स अपने रखने चाहिए। स्टॉप लॉस नीचे मुझे लग रहा है 2060 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक मुझे लग रहा है ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है वो काफी हेल्दी है। तो 2060 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बायस में ही रहना है। 2140 इंट्राडे में अगर ब्रीच हो जाता है तो मोमेंटम काफी तेज होगा 2220 के टारगेट के लिए।
चलिए एक और मैं लार्ज कैप पर आपकी राय लूंगा। डायरेक्टर साहब जरा औरोबिंदो फार्मा का चार्ट दिखाइए। कल ये स्टॉक उम्मीद की जा रही है कि एफएनओ से बाहर निकलेगा और बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपकी राय औरोबिंदो फार्मा पर सचिन जी, और फिर सुमित जी से राय लेंगे कि किस हिसाब से आज उन्होंने तेजी देखी केमिकल स्पेस में। पहले औरोबिंदो फार्मा। देखिए क्लियरली यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग कॉल इनिशिएट करना चाहिए। जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों में यहाँ पर एक करेक्टिव रैली हुई थी, मुझे लग रहा है काफी अच्छा अनवाइंडिंग प्रेशर इस पर्टिकुलर काउंटर में आएगा पोजीशन अनवाइंडिंग की वजह से। जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 900 के टारगेट के लिए यहाँ पर वो लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करनी है आपको। अराउंड 855 के आसपास आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए यहां पर आपको एक लॉन्ग कॉल राय दी जा रही है। पोजिशनिंग बहुत ही शानदार है। डायरेक्टर साहब जरा एक लंबी अवधि का चार्ट अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेट में देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा जितने भी बुल्स हैं जो ट्रेड बुल्स में सचिन जी के साथ जुड़े हुए हैं वो कल कोशिश करेंगे इस स्टॉक को ऊपर की तरफ खींचने की। आपके सामने थोड़ी ही देर में एक बहुत जबरदस्त ग्राफ आएगा। तब तक जी हाँ, ये देखिए आपने लगभग 1000 रुपए तक की तेजी देखी है। उसके बाद स्टॉक आज लगभग 2-3 हफ्ते की गिरावट के बाद पहला हरा निशान आपको आता हुआ दिखा रहा है। सुमित जी से जुड़ते हैं। स्वागत है आपका मेहरोत्रा साहब। बताइए आज केमिकल स्पेस में क्या हुआ, चाहे फर्टिलाइजर काउंटर्स हो, एग्रोकेमिकल स्पेस हो या एपीआई स्पेस हो, हर तरफ तेजी थी। क्या देखा आपने? आज केमिकल और एग्रोकेमिकल स्पेस के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो मेजरली सभी केमिकल और एग्रोकेमिकल स्पेस के अंदर तेजी ही देखने को मिल रही है। एग्रोकेमिकल शेयरों में तो तेजी कई सारी वजह हैं, जिसमें एक बेहतर मानसून के आंकड़े और साथ ही साथ अब तक जो नंबर्स देखने को मिले हैं क्वार्टरली, उनमें भी एक सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले बात करें अगर एग्रोकेमिकल के कुछ नंबर्स से रिलेटेड तो पिछले साल के मानसून के कंपैरिजन में इस बार का मानसून का नंबर थोड़ा बेहतर है और बेहतर मानसून की वजह से जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर अलग अलग एरियाज को देखेंगे जहां पर सुधार आया है तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार के प्लांटेशन में रफली 10 से 12% का सुधार है, जिसमें राइस, ऑयल सीड, सोयाबीन, पल्सेस, कॉटन, कॉर्न सभी के ही एरिया ऑफ कल्टीवेशन में सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जो पूरा एरिया था वहां पर सुधार है। प्लस अगर इन कंपनीज के नंबर्स देखेंगे वो भी साउंड थे। मेजरली आप पीआई इंडस्ट्रीज को देखें, टाटा केमिकल को देखें, धानुका एग्रीटेक को देखें, इनके नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। ये भी एक वजह है। और उसके अलावा आकर्षक वैल्यूएशन भी स्पेस में या फिर केमिकल स्पेस में पर्टिकुलरली एक अच्छे वैल्यूएशन अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे वो आंकड़े चल ही रहे हैं जहां पर इस पूरे महीने के दौरान किस तरह की परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली सभी स्टॉक्स करीब 10 से लेकर 30-35% तक चले। और वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो जो मिड कैप कंपनीज उसमें यूपीएल जैसे लार्ज कैप करीब 16-16.5 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। शारदा क्रॉपकेम, धानुका जैसे स्टॉक्स जो है वो करीब 16-21 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। और अगर छोटी कंपनियों में देखें तो जीएनएफसी, चंबल जैसी कंपनीज हैं जो कि 5 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन साउंड है, अच्छे मॉनसून के नंबर्स हैं, साथ साथ डिमांड काफी स्ट्रांग है और नंबर्स भी काफी साउंड आए। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जिसके आधार पर पूरे स्पेस में रैली देखने को मिल रही है। सुमित जी बहुत ही सही तरीके से आपने आंकड़ों का सम्मेलन किया और अब जुड़ेंगे सचिन जी के साथ। सचिन जी 2-3 काउंटर्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। ये छोटे और मंझले स्टॉक्स हैं जैसे कि आरसीएफ और जीएसएफसी, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स और जीएसएफसी। यहां पर आपने इतनी तेजी नहीं देखी है बाजार में जितनी कि आप शायद बाकी काउंटर्स में देख चुके हैं, जैसे दीपक नाइट्राइट हो गया, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, यूपीएल हो गया। इन 2 स्टॉक्स के बारे में आप राय दीजिए। लगभग 51-60 पर आपको आरसीएफ बंद होता हुआ दिखेगा। पहले इस पर चर्चा करते हैं। शैल जी यहाँ पर आरसीएफ में क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ही है एंड जिस तरीके से एक पुल बैक होना चाहिए वो पुल बैक काफी ग्रेजुअल हुआ है। तो मुझे लग रहा है जो इसके लिए अभी भी हेडविंड काफी स्ट्रांग है। सो जिस तरीके से प्लेसमेंट्स है मुझे लग रहा है इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग एस्टेब्लिश करनी काफी इंपॉर्टेंट होगी अगले कुछ दिनों में। तो मुझे लग रहा है वहां पर एक काफी बड़ा बैरियर है। उसी लिहाज से आरसीएफ में फिलहाल जिस तरीके से सेटअप बन रहा है वो मुझे लग रहा है कि अराउंड 55-56 तक ये मोमेंटम जो फिलहाल मिला है बिकॉज ऑफ द सेक्टर प्ले वो आई थिंक एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आरसीएफ में एक 48 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। बट 55-56 जहाँ पर इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है मुझे लग रहा है वहां पर जाके एक बार जरूर रिव्यू करना चाहिए। एंड अगर हम जीएसएफसी की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बड़ी रेंज एस्टैब्लिश हुई है। यहाँ पर भी जो पुल बैक है वो काफी ग्रेजुअल है। यहाँ पर ट्रेड सेटअप मेरे पास अवेलेबल नहीं है बट जिस तरीके से
से रुझान है, मुझे लग रहा है 63 से 73 इसी पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक रहना चाहिए। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो यहाँ पर डेफिनेटली उनको 63 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी चाहिए। ये रेंज थोड़ी सी अपवर्ड शिफ्ट हो रही है एंड 74 75 के जोन में जैसे ही आ जाता है वहां पर रिव्यू करना चाहिए। चलिए, दोनों पर आपको एक बाय कॉल मिल रही है, आरसीएफ और जीएसएफसी। समय हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन करिए। नितिन जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या आपके रडार पर है। नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, दो स्टॉक्स जो वायदे बाजार में हैं फोकस पे, उनमें से सबसे पहले है एक्साइड इंडस्ट्रीज। और हमने ये देखा है कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयर्स पिछले 7-8 दिनों से फोकस पे है। काफी सारी प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी वहां हमको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप एक्साइड की बात करें तो डीलिंग रूम्स को ऐसे लगता है कि जिस हिसाब से रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी अच्छा डिमांड सेटअप दिख रहा है, खास करके बैटरी स्पेस में, उसका सीधा लाभ एक्साइड को होना चाहिए। इसके अलावा 1 सितंबर से डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि शायद बैटरी के प्राइसेस में रिवीजन होगा ऊपर की तरफ, तो एक प्राइस हाइक यानी कि भाव में बढ़ोतरी भी हमको देखने को मिल सकती है बैटरीज में, क्योंकि लेड प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ चुके हैं। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ते हुए ये कंपनी प्राइस हाइक का ऐलान भी कर सकती है। एक्साइड पे ध्यान दीजिए, यहां डीलिंग रूम्स को 180 से 185 के लेवल्स दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा बाटा इंडिया, और जिस हिसाब से हमने कंजम्पशन स्टॉक्स में और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में काफी तेजी आती हुई देखी है, वहां बाटा इंडिया का शेयर भी फिट बैठता है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि 40 से 50 रुपए की यहां हमको शॉर्ट टर्म में अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर आप रोल ओवर्स का डेटा भी देखें तो अगस्त सीरीज से सितंबर सीरीज में लगभग 26% कॉन्ट्रैक्ट्स रोल हो चुके हैं लॉन्ग साइड पे। तो काफी अच्छी पोजीशन बिल्डअप हमको बाटा इंडिया में भी दिखाई दे रही है। और अगर आप बात करते हैं मिड कैप्स में, तो डीसीबी बैंक पे डीलर्स की नजर है। आज लगभग 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में 5 से 6% की बढ़त हमको देखने को मिली। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% यहां भी हमको शॉर्ट टर्म में अपसाइड देखने को मिल सकती है। और खास करके अगर आप डीसीबी की बात करें तो डीलिंग रूम्स का अनुमान यह है कि जिस हिसाब से एक बड़ा पीएमएस फंड इसमें शेयर्स बेच रहा था, उन्होंने पूरी अपनी सेलिंग कंप्लीट कर दी है। तो यहां से कोई प्रेशर नहीं होगा सेलिंग पे, और आगे चलते हुए स्टॉक में भी हमको 10 से 15% की बहुत जल्द अपसाइड देखने को मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यतिन जी। सचिन जी, एकदम ध्यान दीजिए डीसीबी बैंक पर। आज मेरे सामने 1 करोड़ 32 लाख शेयर का ट्रांजैक्शन डीसीबी बैंक पर हुआ है और स्टॉक बंद हुआ है लगभग 5% ऊपर, 87 रुपए पर। आपकी राय सबसे पहले डीसीबी बैंक पर, फिर चर्चा करेंगे बाटा पर। शैल जी, मुझे लग रहा है स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास मंडरा रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेशन है पिछले 9 हफ्तों से इस पर्टिकुलर रेंज को उसने होल्ड किया है। सो 91 ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल होगा। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो 100 तक की जो रन है वो काफी जल्दी आएगी। तो जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम एक्शन हुई है, मुझे लग रहा है कल के सत्र के लिए अगर 91 ये लेवल निकाल देता है डीसीबी बैंक, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको अग्रेसिवली लेनी है। 87 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस, एंड रिव्यू जोन होगा अराउंड 9900 के आसपास। मुझे लग रहा है वो जो कंसोलिडेशन वो काफी मैच्योर स्टेजेस पे है, बट मुझे लग रहा है 90-91 जैसे ही सस्टेन होगा उसके बाद काफी अच्छी मोमेंटम बन सकती है काउंटर में। तो मुझे लग रहा है एक कंडीशनल बाय होगा 91 के ऊपर का, 87 के स्टॉप लॉस के साथ 99 के टारगेट के लिए। चलिए, 99 के लक्ष्य के लिए आप एक पोजिशनल कॉल ले सकते हैं डीसीबी बैंक में लॉन्ग साइड की। सचिन जी, बहुत ही समय कम है, संक्षिप्त में अगर आप बाटा पर अपनी राय दे पाएं, स्टॉक फड़फड़ा रहा है अपने 100 डीएमए को तोड़ने के लिए।
शैल जी, यहाँ पर भी लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए। मुझे लग रहा है 1305 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और उसके ऊपर काफी कॉन्फिडेंटली इसने अपना रुझान रखा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग बायस से ही मेंटेन रखनी है पोजीशन, 1360 के आसपास रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन। चलिए, ये राय आपको 1360 के लक्ष्य के लिए मिल रही है बाटा पर। चलिए, फिलहाल समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे को। इस शो को यहीं समेटते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।